नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में ओम ग्रुप के MD हरिहर सिंह जी मौजूद हैं, जिनसे हम संवाद के तहत खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद कार्यक्रम। धन्यवाद प्रशांत जी। जी सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि आप एक बड़े संस्थान को चलाते हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह से भारत पहले तैयार नहीं था, 3 महीने का लॉकडाउन हुआ और अब इस बीमारी की कोई दवा भी नहीं बनी है, लेकिन पटरी पर जिंदगी आने लगी है। पहले तो मुझे बताइए कि जब वो 3 महीने का लॉकडाउन हुआ तो किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा? प्रशांत जी, देखिए, जब ये बीमारी देश में आई जी, तो हमें लग रहा देश पूरे विश्व में जब आई तो कोई इससे तैयार तो था नहीं, समझ नहीं पा रहा था कैसे क्या होगा। और स्थितियां ऐसी थी, घबराहट की स्थितियां थी। हाँ। लोग घरों में बंद हो गए। मुझे याद है कि जब पहला लॉकडाउन 23 तारीख को हुआ, 23 मार्च को, तो उसके बाद से तरह तरह के विचार लोगों के मन में आने लगे। हम कैसे आगे चलेगा, क्या होगा दुनिया में, क्या होगा। और उससे करीब करीब आप ये मानी चलिए कि 1.5 महीने तक जो लोगों में भय था, कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं, पूरे विश्व में कहीं नहीं, तो लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि हम आगे चल के क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। तो लोग बिजनेस छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दिया, लोगों ने सिर्फ अपने जीवन पे आ गए कि मैं किसी तरह से मेरा जीवन बचे, परिवार बचे। बिल्कुल। घर से नहीं निकल रहे थे। मुझे याद है कि हमारे एक फ्रेंड है, उनसे मैंने फोन किया तो वो ताला बंद किए हुए थे मेन गेट पे कि नहीं साहब, तो बाहर ना आना ना जाना, कुछ ना बाहर से मंगाना। तो इतना भय हो गया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे स्थितियां बदली और पूरे विश्व में लोगों ने अपना अपना काम किया, कैसे क्या करना है। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत देश में जितनी बड़ी हमारी आबादी है, जितना बड़ा हमारा देश है, विभिन्न धर्मों में बटा हुआ है, उसके बावजूद उतनी परेशानी नहीं है जितनी उन देशों में हुई जो बहुत डेवलप्ड कंट्री कही जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। उस तरीके से हमारे देश में दिक्कतें नहीं आई। बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो ये सौभाग्य है और इसमें मुख्य भूमिका सरकार की है कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से संभाला। नहीं तो जिस तरह से आंकड़े अमेरिका के और लोगों जगहों के आ रहे थे, उनको अगर हम देखें तो हमारे देश में उतनी व्यवस्था नहीं थी। उसके बावजूद भी उतनी प्रॉब्लम हमारे देश में तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है। तो इसको देखते हुए हम लोग ठीक हैं। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे स्थितियां हो गई कि जीवन है, चलाना है, बच्चों को जीवन में आगे बढ़ाना है, तो लोग उससे आदत में आ गया। अब धीरे धीरे हम सब निकलने लगे, काम करने लगे, लोग फिर अपनी पटरी पे धीरे धीरे आ रहे हैं। और कोरोना को एक तरह से हमने ये मान लिया कि ये हमारे में आके ही रहेगा ये, और आएगा, शामिल होगा और निपट जाएगा। और वैसा हो भी रहा है। जैसा कि मैं आज के ही आंकड़े देख रहे थे, तो आज की तारीख में हमारे देश में लगभग 32 लाख लोग बीमार हुए इससे। इससे लगभग 25 लाख लोग ठीक भी हो गए। बिल्कुल ठीक। 7 लाख चल रहे हैं। और जो हमारे यहाँ डेथ रेशियो भी है बहुत कम है, क्योंकि करीब 59,000 के करीब पूरे देश में है। तो अन्य देशों से अगर हम तुलना करते हैं तो हम बहुत ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए हम लोग इससे लड़के निकल जाएंगे। और जैसा कि पूरे विश्व में या अपने देश में भी कोशिश हो रही है कि इसकी दवा जल्दी आ जाएगी, जैसे ही जल्दी दवा आ जाएगी तो और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फिर जीवन पटरी पे चल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से मंच पर से अपील करते हैं, जिस तरह से उन्होंने, अगर आप देखिए कि टीवी के माध्यम से अपील की, कहीं ना कहीं वो काम करती जरूर नजर आई। अगर उन्होंने कहा, एक मुखिया के तौर पे अगर भारत के प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं और कहते हैं कि नहीं, आप मास्क लगाइए, बाजारों में कम जाइए, उचित दूरी बनाइए, तो लोगों ने उसको फॉलो किया और कहीं ना कहीं उसका जो है रिजल्ट भी सामने दिखाई पड़ रहा है। और भारत के लोग बहुत मजबूत हैं। आप जैसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने इतने बड़े संस्थान को चलाया। जाहिर सी बात है, आपके साथ में हजारों लोग मेरे ख्याल से जुड़े होंगे। उनके लिए क्या व्यवस्था है कि मैं जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, इसमें जब प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया और जो गाइडलाइंस दी, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो गाइडलाइंस दी, उसी को हम लोगों ने फॉलो किया। आज की डेट में हमारे ग्रुप में लगभग 700 लोग जाप में हैं और उनकी फैमिली भी हैं, जो भी हैं। तो सभी को, क्योंकि ऐसी स्थितियां आई कि कैसे चलेगा, क्या होगा, तरह तरह की बात हो रही थी। लेकिन हम लोगों ने ये तय किया कि भाई पहले जीवन बचाना है। बिल्कुल। तो हमने अपनी टीम से बात किया कि हम लोग घबराएं नहीं, कम से कम हम आपको जीवन में खाने पीने की और इलाज की दिक्कत नहीं होगी, बाकी देखा जाएगा जो होगा। तो उस तरीके से हम लोगों ने किया, टीम ने भी सपोर्ट किया। और जो गवर्नमेंट ने नियम बनाए कि क्या
करना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज शोरूम करना है, पूरी टीम जितने लोग हैं वो एक दूरी रखें, 2 गज की दूरी रखें, और उन सारे नियम को हमने फॉलो किया। जी। जैसे लोग आते हैं शोरूम पे, लोग आते हैं, कस्टमर आते हैं, तो उनको हमने डिस्पोजल ग्लास दिया, जिससे कि कोई चीज़ ऐसा ना हो कि टच करके दिया जाए। बिल्कुल ठीक बात तो पानी मशीन में है, वो अपना आए निकाला और पिया। चाय भी उसी तरीके से दिया। इसके अलावा जो भी कस्टमर आता है वो पहले अपना हाथ साफ करता है, जी। वाटर की पानी की व्यवस्था है, धुल के तभी अंदर आता है। तो ये सारी जितनी गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई, जो भी हमें सजेशन दिया, जो ये हमने 100% करने की कोशिश की और किया। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और मुझे याद है कि भारत के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा ने साफ कहा था कि 2020 जो है वो जिंदा रहने के लिए बना है। तो पहले जीने के बारे में सोच लो, फिर कमाने के बारे में भी आगे जरूर सोच लोगे। जब आप जिंदा रहोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अच्छा, मुझे बताइए कि मैंने देखा कि आप ऑटोमोबाइल के एक तरह से अगर कहा जाए तो पुरोधा के तौर पे हैं। आपने शुरुआत जब की थी बहुत छोटे स्तर से आपने शुरुआत की, और आज आप इतने बड़े मुकाम पे हैं कि बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनियां जो हैं वो आपके पास में आती हैं, और जाहिर सी बात है आपके जिस तरह से काम चल रहा है, तो ऑटोमोबाइल में किस तरह की गिरावट आई, अभी किस तरह का क्या चल रहा है, मैं समझना चाहता हूँ आपसे। ऑटोमोबाइल्स में जो मेरा मानना है जी कि जब ये शुरुआत हुई, लॉकडाउन हुआ, जी, तो कंपनी ने मान लिया कि कोई पता नहीं चल पा रहा था ये 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना कितने दिन चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया। अच्छा। और उसी पीरियड में एक ऐसा टाइम आया कि जी BS4 से BS6 में हम लोग कन्वर्ट हो रहे थे। ठीक बात है। क्योंकि 31 मार्च लास्ट डेट थी, 23 मार्च को लॉकडाउन हो गया। तो उस समय में जो BS4 का ऐसे भी स्टॉक काफी कम हो गया था। BS6 की सप्लाई शुरू हो गई थी, लेकिन लोगों के पास स्टॉक कम था। बट ये जब लॉकडाउन खत्म हुआ, उसके बाद जब ओपन हुआ, तो कंपनियों ने ये, क्योंकि उनको भी कुछ पता नहीं था, अनुमान लगा रहे थे, तो ये लग रहा था कि शायद इतनी ज्यादा रिटेल नहीं होगी। लेकिन जब हमने जून में स्टार्ट किया जी, तो जून में ठीक रहा। मतलब आशा जितनी हम लोग उम्मीद कर रहे थे उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट रहा। और जून ठीक रहा, जुलाई भी लगभग इतना खराब नहीं था। और अब अगस्त चल रहा है, बारिश का समय है, तो मेरा ये मानना डाउन है। लेकिन 2 चीजें निकल के आई कि जो ओवर स्टॉकिंग थी वो कम हो गई जी, और जो जरूरत वाले लोग हैं वो गाड़ी खरीदने आ रहे हैं, चाहे बाइक हो, क्योंकि अब लोग पब्लिक व्हीकल से चलना नहीं चाहते, बसों में जाना नहीं चाहते, बिल्कुल प्राइवेट, तो वो प्राइवेट उसमें चाहते हैं। इस वजह से थोड़ा सेल इतनी खराब नहीं है जी, जितना कंपनियां उम्मीद कर रही थी, मार्केट उम्मीद कर रही थी। हम लोग महसूस कर रहे थे कि शायद जितना कम होगा, बट उतना कम नहीं है, ठीक है, तो एवरेज है। हाँ। अच्छा, अभी आपने BS4 और BS6 की बात कही, जिस तरह से कन्वर्जन हो रहा है, और मैंने देखा कि बहुत सारी होर्डिंग्स भी लगी थी, प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा था, अवेयरनेस भी हुई थी। तो आप मुझे क्या समझा सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसमें, क्या क्या बढ़ाया गया, किस तरह से? देखिए, BS4 और BS6 में जो पूरी तरह से उसका इंजन चेंज है, BS6 का, उसकी टेक्नोलॉजी दूसरी है, पूरी चेंज है। जी जी जी। अब उससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो माइलेज अच्छा मिलेगा। अच्छा। और जो सबसे बड़ा फायदा है वो पोल्यूशन का है। अच्छा। बहुत पोल्यूशन उससे कम हो जाएगा पहले से। और ये 4 व्हीलर में भी, 2 व्हीलर में भी, और सभी गाड़ियों में। तो उसका जो ऐसे इंजन में चेंजेस तो आप देखेंगे करीब 25 तरह के चेंजेस हैं, डिफरेंट टाइप के। अच्छा। लेकिन क्योंकि वो कस्टमर को समझ में नहीं आता, आम आदमी को नहीं समझ में आता। आम आदमी को समझने वाली चीज ये मानिए आप कि उसका बेनिफिट ये है कि उसका माइलेज अच्छा मिलेगा, पोल्यूशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, गंदगी उतनी नहीं होगी। जो पोल्यूशन से लोग परेशान है, पूरा विश्व परेशान है, वो काफी कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, देखिए अगर माइलेज गाड़ी बढ़िया देगी और प्रदूषण मुक्त अगर रहेगा अपना समाज, तो सब लोग स्वस्थ भी रहेंगे। बिल्कुल। इस तरह की व्यवस्थाओं में जो भी कंपनियां इस तरह की व्यवस्थाएं कर रही हैं, भारत सरकार की गाइडलाइन को जो भी फॉलो कर रही हैं, तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही। अच्छा, मुझे बताइए, तो फ्यूचर क्या है पुरानी गाड़ियों का? जिन लोगों ने पुरानी गाड़ियां ले रखी हैं, उनका क्या फ्यूचर है आपके हिसाब से, क्योंकि आप ऑटोमोबाइल में? पुरानी गाड़ियां जो हैं जी, उनको 15 साल के लिए रजिस्ट्रेशन है। अच्छा। जो हमारा गवर्नमेंट का नियम है कि कोई भी रजिस्ट्रेशन 15 साल तक के लिए है। जी। तो 15 साल तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद फिर 5 साल के लिए 5 साल के लिए रिन्यूअल होता है। वो तब है कि जब गाड़ी की कंडीशन अच्छी हो जी, और वो सारे जो गवर्नमेंट के नाम से पूरे कर रहे हैं, तो एथराइज सर्विस सेंटर एक सर्टिफिकेट देता है, वो देगा, तो RTO उसको 5 साल के लिए रिन्यू कर देगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप ऑटोमोबाइल के साथ साथ में कई और आपके व्यापार हैं, होटल इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना आप? क्योंकि एक देखा जाए तो एक दहशत का माहौल है, आदमी घर से जैसे बाहर निकलता तो वो सैनिटाइज
सिस्टम साथ में लेके चलता है। अब तो गाड़ियों में भी आप देखिए, जाहिर सी बात है सब व्यवस्थाएं हो गई। तो जो होटल में आ रहा है वो कैसे अपने आप को माने कि हम एकदम मतलब यहाँ पे कोई वायरस नहीं होगा या कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि वायरस तो अदृश्य है, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी के दिमाग में जरूर बसा है। तो उसके लिए क्या सोचते हैं आप? आपका भी एक नामी गिरामी होटल है और मेरे ख्याल से टॉप 1 पे होटल है आपका, जो वहाँ पे व्यवस्थाएं जैसा मुझे पता है। तो आपने क्या किया कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े आपके साथ में? वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं? ये पहले होटल इंडस्ट्री के विषय में थोड़ा बताते हैं, फिर इस पे आप। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। होटल इंडस्ट्री हमें लग रहा है सबसे ज़्यादा प्रभावित कोरोना से, अगर प्रभावित होने वाले बिजनेस हैं तो उसमें होटल इंडस्ट्री है जी। और ये पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व की बात बता रहा हूँ आपको। इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा असर इसी में पड़ा। सारा टूरिज्म बंद हो गया, लोग आ नहीं रहे। लेकिन 8 जून से गवर्नमेंट ने दोबारा ओपन किया। अच्छा। और गवर्नमेंट ने कुछ नियम बनाए कि आपको इस ऐसे से व्यवस्था करनी होगी, जिसकी वजह से तभी आप ओपन कर पाएंगे। तो जो गवर्नमेंट्स के मानक हैं वो सब हम लोगों ने पूरा किया हुआ है। जी 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 जी। क्योंकि देखिए, आदमी घर से बाहर निकल नहीं रहा, बाहर खाना नहीं खा रहा, बाहर पानी नहीं पी रहा, तो उसको अगर मेरे होटल में आना है तो उसको इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि भैया हम यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से जो भी पूरा होटल हम सैनिटाइज करते हैं, रूम सारे करते हैं, गैलरी करते हैं, जैसे ही एंट्री करते हैं वहाँ से लेके और पूरे भी जो सिस्टम है होटल की, जितनी भी रूम्स हैं, हॉल हैं, किचन है, ये सारा का सारा सैनिटाइज हम करते हैं। ये रोज होता है। उसके अलावा जो हमारा कस्टमर आता है, उस गेस्ट आता है, उसको हम पहले जैसे ही इंटर करता है उसको हाथ उसके धुलवाते हैं, उसको सैनिटाइज कराते हैं, उसके जो सामान होता है उसको सैनिटाइज कराते हैं, जो लगेज वगैरह होता है तब रूम में ले जाते हैं। अच्छा। तो उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐसे नियम बनाए हैं कि 100% वो अगर फॉलो कर लेगा तो, अब बाकी तो अदर्स है, सही कह रहे हो आप, कहीं से आ सकता है, लेकिन 99% चांसेस नहीं है। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर कोई बाहर से आदमी आता है तो उसको फूड भी आपके यहाँ लेना, खाना खाना, जाहिर सी बात है, तो आवश्यक चीज़ है। उसके बाद जो आपका ऑफिस का, जो वहाँ का होटल का स्टाफ होता है, उसके बारे में भी सोचता है कि यार एक ग्लास पानी लेके आ रहा तो पता नहीं कैसे ये सैनिटाइज है कि नहीं है। तो एक तरह की आदमी के दिमाग में बसा रहता है, ये बात बसी रहती है। तो फूड के बारे में क्या, क्योंकि आपने एक रेस्टोरेंट की भी शुरुआत की है वहाँ पे, होटल में अगर है तो रेस्टोरेंट भी आपने शुरुआत की, तो वहाँ पे कैसे हाइजीन रहे? वैसे पहले भी हाइजीनिक बात सोची जाती थी, लेकिन अब क्या है कि अब सावधानी ज़्यादा बरतनी पड़ती है। उसमें ऐसा करना है कि जो चीज़ें गेस्ट को टच करती हैं जी, उसमें कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हो। जैसे कि आप ये मानिए वो आता है तो मेनू कार्ड देखता है, ठीक बात है, तो उसको हम लोगों ने अभी मैनेज ये किया है कि एक कागज में देख सकता है वन टाइम, देखने के बाद फेंक सकता है। अच्छा, वाह, वन टाइम। दूसरा, उसको हम क्या करते हैं, डिजिटल में ले आए हैं। जैसे ही आता है उसका नंबर हम पूछते हैं और उसको व्हाट्सएप कर देते हैं। अच्छा, अपने डिटेल सारी डिटेल्स, तो मोबाइल में आप देख लीजिए, उसमें टच नहीं करना कम से कम। जो पानी देते हैं बोतल वाला दे रहे हैं, जो हमारा स्टाफ है वो ग्लव्स वगैरह पहन के सब रहता है, सैनिटाइज करके ही निकलता है। तो जो कस्टमर को टचिंग पॉइंट है वो मिनिमम करने की हमने कोशिश की है कि उसको टच कम से कम करना पड़े। तो जाहिर सी बात है कि जो बाहर से अगर आ रहा है कोई आदमी आपके होटल में तो उसे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सारी बिल्कुल जरूरत नियम कानून आपने फॉलो कर रखे 100%। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपने सारी व्यवस्थाएं कर रखी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्योंकि कोई भी आदमी अगर बाहर से आता है तो अपने जिले को आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैसेज अच्छा जाना चाहिए। और इस तरह की बीमारी की स्थिति में आदमी को सावधान भी रहना है, सबको सुरक्षित रखना और स्वयं भी सुरक्षित होना। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि आप इतनी जगह पे आपका व्यापार है, अलग अलग जगह पे आप सोचते हैं, अलग अलग, अगर देखा जाए तो अलग अलग ग्रुप में आप मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं भविष्य किसका सबसे ज़्यादा है? क्या समझते हैं आप, मतलब क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा समय जो है व्यापार में होता चला आ रहा है। देखिए, व्यापार में मैंने देखा है, करीब मेरे 33 साल हो गए मैं जी इसमें आए हुए, व्यापार में शामिल है। अभी जो चेंजेज आ रहे हैं, मैं छोटा उदाहरण देता हूँ। जब हम छोटे थे तब ये देखते थे कि कुछ व्यापार ऐसे होते थे, बिजनेस जी, जिनको परिवार का बिजनेस कहा जाता था। जी बिल्कुल, हाँ। ये हमने कर लिया और ये हम भी करेंगे, मेरे बच्चे भी करेंगे और लंबे समय तक चलेगा। चले आएगा, जी जी। बट आज जो जितनी तेजी से दुनिया बढ़ रही है, बदल रही है, हाँ, हाँ। तो आप किसी भी बिजनेस को लंबे समय तक ये मान के नहीं चल सकते कि ये बहुत दिन चलेगा। अब किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, जैसे मैं ऑटोमोबाइल्स का स्टार्टिंग करता हूं जी। ऑटोमोबाइल्स में आज की तारीख में अभी ये चल रहा है, अब
पूरा फोकस कंपनी का है या देश का है कि पोल्यूशन के चक्कर में बैटरी की गाड़ियां लानी है, कार लानी है, बाइक लानी है, ये लानी है। बिल्कुल, बहुत बड़े और हम लोगों ने बड़े बड़े वर्कशॉप बना रखे हैं, शोरूम बना रखे हैं। अब ऐसा लगता है कि जब अगर बैटरी की गाड़ियां आएंगी तो वर्कशॉप की जरूरत ही खत्म हो जाएगी, उसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल पहिए लगे हुए हैं और बैटरी मोटर लगा हुआ है, उसमें कोई इंजन है नहीं, तो इसलिए जो इतने बड़े बड़े उनका काम खत्म हो जाएगा अगर ये जैसा चल जाएगा। तो ये आज की तारीख में कोई भी बिजनेस हो वो बहुत लंबे तक नहीं चलेगा, हाँ चलेगा, उसका रूप बदलता रहेगा। बिल्कुल, और हमको अपडेट होते रहना पड़ेगा। अगर हम अपडेट होते हुए चलते रहेंगे तो परेशानी नहीं आएगी। तो ये मान के चलना कि हम जो कर रहे हैं मेरा बेटा भी यही करेगा, वो नहीं है। अपने को चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, और जो टेक्नोलॉजी आती जा रही, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो हम सफल होंगे। अगर टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जैसे ऑनलाइन किसी ने सोचा नहीं था, हाँ, आज की तारीख में ऑनलाइन का बिजनेस, अब देखो ना, कोरोना हुआ, कोरोना से असर बाकी सबको तो पड़ा, बट ऑनलाइन को उतना नहीं पड़ा। बिल्कुल नहीं पड़ा, बिल्कुल सही बात, नहीं पड़ा। हाँ नहीं पड़ा, सही बात है। तो इसलिए जैसे दुनिया बढ़ रही है टेक्नोलॉजी में, हमको वैसे बढ़ना पड़ेगा, जाहिर सी अपने बिजनेस को उस रूप में लाना पड़ेगा, तो हम सफल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, देखिए भारत के प्रधानमंत्री ने डिजिटल अभियान की बात कही और कहा कि कोरोना काल में जो डिजिटल भारत का अभियान है वो बहुत काम आया, क्योंकि हम वेबिनार कर रहे हैं, हम ऑनलाइन बातें कर रहे हैं, और भारत के प्रधानमंत्री या किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार टीम 11 की बैठक कर रहे हैं, और आप देखिए ऑनलाइन डीएम को संबोधित करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो जरिया है, माध्यम है जुड़ने का, वो कहीं ना कहीं कारगर जरूर साबित हो रहा है। अच्छा, अंतिम मेरा सवाल, मैं संवाद में खुलकर बात करता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कहाँ से अपनी शुरुआत की और आज आप इस मुकाम पे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? और मुझे अंत में ये भी जरूर बताइएगा कि आपका क्या सपना है, आगे के लिए भी क्या सोचते हैं आप? हमने शुरुआत की थी जी 1987 से, और छोटे से बिजनेस से स्टार्ट किया था। एक छोटी सी दुकान थी जी, कैनाल रोड पे, कचेरी रोड पे जी, और उससे स्टार्ट की थी, 5-6 गाड़ियां लाके बेचना शुरू किया था। अच्छा, स्टार्टिंग जी, वहां से हमने शुरू किया, हाँ, और धीरे धीरे ये मेरा सौभाग्य था और है कि रायबरेली की जो जनता है उसने हमें बहुत प्यार दिया, जी, निसंदेह। जी, और करीब 33 सालों से हम यहाँ जुड़े हुए हैं। और मेरा सौभाग्य है कि रायबरेली हालांकि छोटा शहर है, लेकिन यहाँ हर व्यक्ति लगभग सब परिचित हैं। जी, जी, चाहे वो राजनेता हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे आम किसान हों या आम जनता हो। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं सबसे एक जैसा ही व्यवहार रखूं। जी, 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 और उससे बेनिफिट मेरा ये है, फायदा ये है कि सब ने मुझे बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार किया। और आज जो हम सब कई बिजनेस कर पाए, हाँ, हाँ, उसमें हमारे लोगों का प्यार है, हमारी जनता, हमारे यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने हमें बहुत प्यार किया, इसी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए। जी, जी, और आगे का जो भविष्य है, भविष्य में देखिए मेरा यह मानना है कि जीवन में आदमी आखिरी सांस तक सीखता रहता है और कोशिश करता रहता है। जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि अब हमें क्या करना है, हो गया बहुत कुछ, तो उस दिन हम नीचे आने लगेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, हाँ, और लोग काम करते हैं, व्यक्ति कोई काम नहीं करता। मेरा यह मानना है कि अगर मैं सोचूं कि मैंने सब कुछ कर दिया, जी, तो मैंने नहीं किया, मेरे साथ जो लोग 700 लोग जुड़े हुए हैं, हाँ, उनकी बदौलत हम यहाँ हैं। मैंने सिर्फ एक काम किया कि जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, और ये प्रशांत जी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने जब से बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरे पास काफी लोग ऐसे हैं जो उस दिन से आज तक मेरे साथ। अच्छा, बहुत कम लोग लेके चल पाते हैं साथ? 30 साल से मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो आए थे ये सोच के कि मैं थोड़े दिन रहूंगा, चला जाऊंगा, लेकिन वो आज भी हैं। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं, जो मैंने महिंद्रा 4 व्हीलर का बिजनेस स्टार्ट किया, जी, तो रायबरेली में उस समय कोई 4 व्हीलर का डीलरशिप नहीं थी, एजेंसी नहीं थी, तो लोग यहाँ पे मिल नहीं पा रहे थे, तो हमने बाहर से लिया। जो जीएम है, एसएम है, काफी स्टाफ हमने बाहर से लिया। अब जो लखनऊ में रह रहा है, कानपुर में रह रहा है, इलाहाबाद में रह रहा है, उसको रायबरेली में आके रहना थोड़ा दिक्कत थी। तो मैक्सिमम जो मेन लोग थे, की पर्सन थे, जीएम्स थे, उन्होंने मुझसे बोला सर 1 साल तक हम
रहेंगे, उसके बाद फिर हम चले जाएंगे। हमने सबसे कहा ठीक है यार रहो। और आप ताजुब मानोगे की पर्सन में मुझे याद नहीं कि कोई अभी गया हो। अच्छा। सारे लोग, लगभग सारे लोग, एक दो लोग गए हैं, वो डिफरेंट कारण थे। ये कारण नहीं था कि मैं जा रहा हूं दूसरी जगह। सारे लोग यहीं पे हैं, फैमिली लोग लेके आ गए, रह रहे हैं। तो हमारी जो जीत है उनकी बदौलत है। वो जो काम करते हैं वो ये कभी नहीं समझते मैं नौकरी कर रहा हूं, वो ये समझते हैं कि ये मेरा काम है, मेरी जॉब है, ये मेरा बिजनेस है, और एज ए ओनर काम करते हैं। इसी वजह से हमें सफलता मिल रही है और लोग मेरे साथ। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि अगर आपके वर्कर्स जो हैं परिवार समझ के काम कर रहे हैं, अगर आप उनके लिए प्रेरणा बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे। और जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं, काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि संवाद कार्यक्रम में आपने इतना समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी, आपको भी धन्यवाद और बधाई आपको जी। S7 न्यूज़ के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे हरिहर सिंह जो हमारे साथ में डायरेक्ट इस स्टूडियो में हमारे साथ में लाइव मौजूद थे। हम लोगों से खास बातचीत करते हैं। मैं आपको बताऊं कि हरिहर सिंह जी ने जब अपनी शुरुआत की तो बहुत छोटे से उन्होंने शुरुआत की, आज इस मुकाम पर हैं। S7 न्यूज़ चैनल इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता है। संवाद में फिर होगी आपसे मुलाकात। इससे पहले आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, मार्केट में कम जाइए, मास्क लगाइए और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की गाइडलाइन को जरूर फॉलो करिए। S7 में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।